हेलो नमस्कार दोस्तों। महाराष्ट्र की राजनीति में कौन बनेगा मुख्यमंत्री, आखिरकार इसकी घोषणा हो गई। देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। लेकिन यह रास्ता उनके लिए आसान नहीं था। कई तरह की अड़चनें उन्होंने यहाँ पर देखी, फिर भी वह मुख्यमंत्री बने। वह भी उस भाजपा के सामने जो भाजपा अपने क्षेत्रीय राजनीति के कई सारे बड़े नेताओं को निपटा चुकी है, खासकर उन नेताओं को जो कि राज्य के मुख्यमंत्री हुआ करते थे। आप छत्तीसगढ़ में रमन सिंह को याद करिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान को याद करिए और राजस्थान में वसुंधरा राजे सिंधिया को याद करिए। इन सभी को साइडलाइन करते हुए भाजपा ने वहां पर नए मुख्यमंत्री बनाए। एक दौर पे खबर तो यह आ रही थी कि देवेंद्र फडणवीस यहाँ पर मुख्यमंत्री नहीं बनेंगे, लेकिन फिर भी जिस तरह से वहां पर उन्होंने राजनीति करी, उसका परिणाम यह है कि देवेंद्र फडणवीस तीसरी बार मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। चलिए आज चर्चा करेंगे कि जहां पर धाराएं विपरीत बह रही थीं, वहां पर किस तरीके से देवेंद्र फडणवीस ने अपनी नाव को आगे बढ़ाया। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुधांशु, आप देख रहे हैं द स्वदेश। दोस्तों, देवेंद्र फडणवीस की बात की जाए तो यहाँ पर चर्चाएं करनी जरूरी हैं, क्योंकि राजनीति में उन्होंने वह स्थान प्राप्त किया है जिस स्थान तक पहुंचने के लिए कई सारे नेताओं को बहुत समय लग जाता है। लेकिन छोटी सी ही उम्र में उन्होंने राजनीति के सारे, जो कहते हैं ना, पेच सीख लेना, दांव पेच सीख के वो यहाँ पर आगे बढ़े। चलिए बात करते हैं पहले मुद्दे की कि अचानक ऐसा हुआ क्या। देवेंद्र फडणवीस सत्ता के गलियारे में अपना स्थान कैसे स्थापित कर पाए, और खासकर महाराष्ट्र की राजनीति के चाणक्य शरद पवार को तो उन्होंने यहाँ पर निपटा के रख दिया। 2014 याद करिए, जहां पर भाजपा और शिवसेना अलग अलग चुनाव लड़ रही थी। देवेंद्र फडणवीस वहां पर भाजपा की तरफ से मुख्यमंत्री बनते हैं। 122 सीट भाजपा ने प्राप्त करी। फिर किसी तरीके से लड़ाई झगड़े होते रहे, चुनाव की प्रक्रियाएं होती रहीं और भाजपा ने 5 साल सरकार चलाई। 2019 इस बार पूर्ण बहुमत मिला भाजपा और शिवसेना को। लेकिन उसी बीच में सीटों के बंटवारे और कई सारी समस्याओं को लेकर शिवसेना और भाजपा के बीच में खटास आ गई और देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री बने। लेकिन मुख्यमंत्री थे 5 दिन की, साथ में शपथ ले रहे थे उनके अजीत पवार। लेकिन वहां पर आपने देखा कि अजीत पवार अपने साथ विधायकों को ला नहीं पाए थे, तो देवेंद्र फडणवीस को 5 दिन बाद इस्तीफा देना पड़ा। लगा कि देवेंद्र फडणवीस अब वहां पर खत्म हो गए हैं। लेकिन राजनीति में कभी कोई खत्म नहीं होता। राजनीति चीज ही ऐसी है कि आपको फिर से मौका देती है उभरने का, जैसे कि फिनिक्स पक्षी होता है जो अपनी राख में से ही फिर से जन्म लेता है। राजनीति में भी वही होता है। देवेंद्र फडणवीस वही फिनिक्स हैं, क्योंकि 2022 आते आते जिस शिवसेना ने उन्हें धोखा दिया था, उसी शिवसेना को वह तोड़ देते हैं और सरकार बनाते हैं। और जिस एनसीपी ने यह सारा खेल रचा था शरद पवार की, उस एनसीपी को देवेंद्र फडणवीस वहां पे तोड़ते हैं और अजीत पवार को भी लेके आते हैं अपनी तरफ। और इस तरीके से शिवसेना और एनसीपी का खात्मा हो जाता है महाराष्ट्र की राजनीति में। तो देवेंद्र फडणवीस, पहली चीज तो यह हुई कि उन्होंने अपने दुश्मनों का निपटारा कर दिया। इसके बाद आता है अगला मौका, और वह है समर्पित कार्यकर्ता। यहाँ पे कार्यकर्ता मैं आरएसएस के संबंध में भी कह रहा हूं और बीजेपी के संबंध में भी कह रहा हूं। तो अब समझिए कि समर्पित कार्यकर्ता का क्या अर्थ होता है। जो पार्टी कहती है उसी काम को करना है। यह बात यहाँ दिखाई दी। मुख्यमंत्री थे तो चाहते सबसे बड़ी पार्टी होने के बाद मुख्यमंत्री बनते, लेकिन वह मुख्यमंत्री नहीं बने। पार्टी के कहने पर उन्होंने उप मुख्यमंत्री पद को यहां पर स्वीकार किया और 2.5 साल उप मुख्यमंत्री का ही पद रखा। यहां तक कि कई बार ऐसी खबरें आने लगी कि देवेंद्र फडणवीस शायद नाराज हैं, पर हर बार उन्होंने इस बात को नकारा कि मेरा जो पार्टी मुझसे कहेगी वही काम मैं यहां पर करूंगा। तो पार्टी की तरफ से एक समर्पित कार्यकर्ता होने का संदेश उन्होंने दिया कि पार्टी को आगे रखना है, ना कि पर्सनल बेनिफिट्स को आप आगे रखते हुए राजनीति में आगे बढ़ सकते हैं। तो देवेंद्र फडणवीस के साथ दो चीजें गईं। पहला तो समर्पित कार्यकर्ता होना, और दूसरा जिस तरीके से महाराष्ट्र की राजनीति में उन्होंने खुद को और भाजपा को स्थापित किया। क्योंकि यहां पर समझिए, अगर आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान को देखेंगे तो यहां पर भाजपा का कैडर बहुत मजबूत है। यहां से भाजपा को हटा पाना आसान नहीं है।
ऊपर से भाजपा का यहाँ पर मुकाबला होता है कांग्रेस से। आप छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, यहाँ पर आप बड़े चेहरों को हटाकर भी चुनाव लड़ सकते हैं, क्योंकि कैडर बहुत मजबूत है। पर महाराष्ट्र में कांग्रेस के अतिरिक्त दो क्षेत्रीय छत्रप भी हैं। एक तरफ शरद पवार, जो राजनीति के चाणक्य कहे जाते थे, और एक तरफ उद्धव ठाकरे, जिनके साथ बाला साहब ठाकरे की लीगेसी थी। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र की उस जमी पर, जहां पर 2014 के पहले भाजपा का कोई नाम लेवा नहीं था, भाजपा वहां पे शिवसेना के बैनर तले ही लड़ाई लड़ती थी, वहां पर भाजपा को सबसे बड़ी पार्टी देवेंद्र फडणवीस ने बनवा दिया। तो ऐसे में मुख्यमंत्री तो उन्हीं को बनना चाहिए था, और यह बात भाजपा को पता थी। शायद इस वजह से भाजपा ने भी सहजता से देवेंद्र फडणवीस का नाम ही आगे किया और 2024 का चुनाव उन्हीं की लीडरशिप में लड़ा गया। एक और मुद्दा जिसकी वजह से देवेंद्र फडणवीस शायद मुख्यमंत्री ना बनते, वह था पूरा उनके तरीके से नकारात्मक जातीय समीकरण। लेकिन वहां पर भी उन्होंने इसको सकारात्मक रूप में कन्वर्ट कर दिया। कैसे, समझते हैं। महाराष्ट्र की राजनीति में दो सबसे बड़े जातीय ग्रुप, एक है मराठा कम्युनिटी और एक है ओबीसी। इन दोनों के बीच में आरक्षण का मुद्दा वर्तमान राजनीति का सबसे ज्वलंत मुद्दा है। ऐसे में भाजपा अगर मराठा मुख्यमंत्री यहां पर देती, तो उनके हाथ से निकल जाते ओबीसी वोट बैंक, और अगर ओबीसी मुख्यमंत्री देती, तो मराठा वोट बैंक के साथ दिक्कतें आ सकती थीं। ऐसे में देवेंद्र फडणवीस, जो ना ओबीसी कम्युनिटी से आते हैं ना मराठा कम्युनिटी से, उन्होंने ऐसे रिप्रेजेंट किया कि अगर मैं यहां पर बनूंगा मुख्यमंत्री, तो फिर मराठा कम्युनिटी को भी समान सम्मान मिलेगा और ओबीसी कम्युनिटी को भी, और आरक्षण की व्यवस्थाओं को इस तरीके से बांटा जाएगा कि दोनों जो कम्युनिटीज वहां पर रह रही हैं, उनके बीच में आपसी कोई रार उत्पन्न न हो पाए। इस तरीके से एक अगड़ी जाति के होने के बावजूद देवेंद्र फडणवीस ने स्वयं को रिप्रेजेंट ऐसे किया, जो उनके लिए नकारात्मक बिंदु जा रहा था, वही बन गया उनका सकारात्मक पहलू। एक और चीज जिस पर आप डिस्कस कर सकते हैं, वह है महाराष्ट्र और केंद्र की राजनीति में भाजपा की वर्तमान स्थिति। कैसे, इसको समझिए। याद करिए छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का चुनाव। उस चुनाव में भाजपा को ऐसा बहुमत प्राप्त हुआ कि भाजपा वहां पर अपने लोकल लीडरशिप को बदल भी सकती थी, लेकिन महाराष्ट्र में यह नहीं है। महाराष्ट्र में भाजपा को अकेले इतना बहुमत नहीं प्राप्त हुआ है कि वह वहां पर सरकार बना सके। भाजपा को वहां पर लोकल नेताओं के आधार पर ही आगे बढ़ना पड़ेगा। इसके अलावा वहां पर जो गठबंधन के साथी हैं, उनको भी साधना पड़ेगा, और देवेंद्र फडणवीस इसमें बहुत माहिर आदमी हैं, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने शिवसेना और एनसीपी को साधा है, वही वहां पे इस बैलेंस को मेंटेन कर सकते थे। जबकि छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान में भाजपा को इतना बड़ा बहुमत मिला कि भाजपा किसी पर आश्रित नहीं रही। शायद इस वजह से वहां पर मुख्यमंत्री के लिए किसी नए चेहरे को लाना आसान था एज कंपेयर टू महाराष्ट्र के। एक और बात जो यहाँ पर जा रही है, यह बात उतनी महत्वपूर्ण नहीं है, पर फिर भी राजनीति में छोटी घटनाएं भी बहुत बड़ी बन जाती हैं। 2023 में जब मध्य प्रदेश, राजस्थान, छत्तीसगढ़ के चुनाव हुए, तो भाजपा 303 सीट के साथ सबसे बड़ी पार्टी हुआ करती थी केंद्र की राजनीति में, और नरेंद्र मोदी, अमित शाह का सिक्का चलता था। लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव ने कई चीजें बदल दी। नरेंद्र मोदी के इनविंसिबल होने का टैग उनके हाथ से चला गया। 240 सीटों के साथ वर्तमान समय में वह उतने मजबूत नहीं है जितनी कि 2023 में हुआ करते थे। यह बात भी भाजपा और देवेंद्र फडणवीस के पक्ष में चली गई कि नरेंद्र मोदी इतने शक्तिशाली नहीं है कि वह यहां पर देवेंद्र फडणवीस को हटाकर किसी और को मुख्यमंत्री बना सकें, और इस वजह से महाराष्ट्र का नेतृत्व जो है भाजपा का, वह केंद्रीय नेतृत्व पर दबाव बनाने में सफल रह पाया, और देवेंद्र फडणवीस को मुख्यमंत्री के रूप में अमित शाह और मोदी जी को नामित करना पड़ा। इन सब चीजों से वह आगे बढ़ते रहे और महाराष्ट्र की राजनीति में एक सबसे बड़ा चेहरा उभर कर सामने आए हैं। वैसे वो डिजर्व भी करते हैं। जिस तरीके से 2024 का चुनाव उन्होंने लड़ा, वह याद करिए 2024 का लोकसभा चुनाव, जब उन्होंने कहा था सारी गलती मेरी है, क्योंकि भाजपा का नेतृत्व मुझ पर भरोसा कर रहा था और मेरी वजह से यहाँ पर भाजपा को हार मिली। लेकिन जब जीत मिली इस बार, तो उन्होंने श्रेय खुद को न देकर सभी कार्यकर्ताओं को दिया। शायद एक बड़े नेता का यही गुण होता है कि जब हार हो, तो सारा फेल्योर अपने कंधों पे रखो और जीत आने पे सबको बांट दो, और शायद यह बात उनके पक्ष में जाती यहाँ दिखाई दी। दोस्तों, चर्चाएं होती रहेंगी और भी राजनीतिक मुद्दे जिन पे हम लोग बात करेंगे। लाइक, शेयर, सब्सक्राइब द चैनल। जय हिंद, वंदे मातरम। भारत माता की जय।